हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिटफाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको हेल्प करने के लिए ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो मैथमेटिक्स फिजिक्स की तो ऑलरेडी कर चुका हूं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। मैथ्स के लिए वन शॉट सीरीज में चालू कर रहा हूं जिसमें आपको वन शॉट वीडियो मिलेंगे और ये औरों से बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर होंगे और सब बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। खैर, इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और एक बात और कि अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता दिखे या आपको पसंद आए तो अपने किसी एक दोस्त के साथ ही जरूर शेयर कीजिएगा, उसको मिलेगा अच्छा कंटेंट और साथ में मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे और अच्छा सपोर्ट या और अच्छे वीडियो आपके लिए लाके देने हैं। आपकी तरफ से मुझको होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा होगा। खैर, बात को स्टार्ट करते हैं और रिलेशन फंक्शन की बात शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शंस, वन शॉट वीडियो। और जैसे मैंने बताया कि औरों से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि अरविंद सर के जो वन शॉट होते हैं उनमें आपको ऑल टॉपिक्स कवर मिलेंगे, कोई टॉपिक छूटा नहीं मिलेगा। जीरो टू हीरो सीरीज है, यानी कि कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो भी ध्यान देगा तो सारी बात समझ जाएगा। और पढ़ाई के दौरान प्योर टीचिंग मिलेगी, कोई फालतू की टॉक्स आपको नहीं मिलेंगी जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। कई बच्चे ऐसा चाहते हैं कि उन्हें इसका प्रेजेंटेशन मिल जाए जो पढ़ने में सहूलियत दे, तो मैं इसका प्रेजेंटेशन भी आपको दे दूंगा अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर इसका प्रेजेंटेशन आप ले सकते हैं। साथ में कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है जहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहां पे कई सुटेबल कोर्सेज हैं आपके लिए, आप देखकर आपको जो सुटेबल लगे ले सकते हैं, वो काफी अच्छे नंबर दिलाने में आपकी मदद करेंगे। चलिए पढ़ाई की बात तुरंत स्टार्ट करते हैं और अपनी चर्चा को जारी रखते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ये रही पढ़ाई की पहली बात, यानी पहला टॉपिक जिसके अंदर रिलेशंस क्या होते हैं इसका जिक्र किया गया है। तो आप जानते ही हैं कि कोई सेट हमारे पास ए है, अगर देखिए यहां पर जैसे एक सेट ए कहा गया है, दूसरा सेट बी कहा गया है, तो कोई भी रिलेशन का जिक्र जब करते हैं तो रिलेशन जो होता है इसका आर इज ए सबसेट ऑफ ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी होता है। मैथमेटिकली अगर आप समझें, ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि रिलेशन क्या होगा। यहां लिखा भी है रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। We say that R is a subset of A cross B. A relation from set A to itself is called a relation in A. ये तो A to B का मामला है। अधिकतर बातें जब हम कहते हैं कि A का A में रिलेशन हो तो वहां पर ये A क्रॉस A आ जाता है। तो ये तो रिलेशन की बात हो गई, ये आपको अंदाजा होगा। उसके बाद दो एक्सट्रीम केसेस लेते हैं जहां पर बात करते हैं कि एम्प्टी रिलेशन की, जिसे फाई कहा जा सकता है। तो एम्प्टी रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है? जिसमें अगर मैं रिलेशन ए से ए की बात करूं, ए का मतलब आपको सरल भाषा के लिए दोनों ही सेट ए ले लूं, ए का रिलेशन ए में बात करूं, तो यहां पर एम्प्टी रिलेशन कौन सा होगा? जहां पर ए के किसी भी एलिमेंट का ए में कोई रिलेशनशिप ना हो। जैसे अगर मैं एक सेट लेता हूं ए, 1 2 3 4, सपोज करिए ये सेट हमारे पास है, और यहां पर मैं एक रिलेशन को डिफाइन कर दूं कि आर हमारे पास क्या रहने वाला है? आर है ए, इसका एलिमेंट हो गया ए, और जहां पर मैं एक ए बी रिलेशन को डिफाइन कर देता हूं ए कॉमा बी, जहां a माइनस बी की वैल्यू 10 आनी चाहिए। तो आप जानते हैं यहां पर जब a लोगे, क्योंकि इसमें सेट तो 1 2 3 4 ही है और इसमें भी 1 2 3 4 है, तो कोई भी कोई A1 को किसी से घटाओगे 10 नहीं मिलेगा, 2 को किसी से घटाओगे 10 नहीं मिलेगा, 3 को किसी से घटाओगे 10 नहीं मिलेगा। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा? दिस विल बिलोंग टू द एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन यानी इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट आपको प्राप्त नहीं होगा, इसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। जब किसी सेट का कोई मेंबर किसी से, अपने सेट में किसी से लिंक्ड ना हो, रिलेशनशिप में ना हो, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया। दूसरी बात होता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये रहा यूनिवर्सल रिलेशन। इस यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो सबसे रिलेटेड होता है।
सबसे रिलेटेड होता है। तो इसका कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस यूनिवर्सल रिलेशन को एक रिलेशनशिप में डिफाइन कर देता हूं। ये तो एम्प्टी रिलेशन की बात थी, अब मैं बात कर देता हूं यूनिवर्सल रिलेशन के लिए। अब यूनिवर्सल रिलेशन को अगर डिफाइन करना है तो लिख सकते हो R इज इक्वल टू ए बी, और मैं यहां चालाकी क्या करता हूं, यूनिवर्सल रिलेशन अनाउंस करने के लिए मैं a माइनस बी का मॉडुलस ले लेता हूं और लिख देता हूं दिस इज ग्रेटर देन 0। अब अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट आप चूज करेंगे, एक चूज कर लें, दो चूज कर लें, तीन कर लें, चार कर लें, और किसी में से घटाकर उसका मॉडुलस लेंगे तो 0 से बड़ा आएगा, आएगा ना आएगा। अगर 1 का 2 से लेंगे तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1। इसका मॉडुलस अगेन 1 इससे बड़ा है, यानी ट्रू है। बात समझ में आ रही होगी। अगर 1 का 1 से भी ले लेंगे, यहां पर मैं इक्वल टू 0 लगा देता हूं, ये 1 का आप 1 से भी ले लेंगे तो ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो ये रिलेशन क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन यानी कोई भी एलिमेंट A का हर एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं जहां यूनिवर्सल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन की बात की गई है। दोनों के मैंने एग्जांपल दे दिए, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि एम्प्टी रिलेशन खाली रिलेशन, कोई रिलेशनशिप नहीं है, और दूसरी की बात की जाए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब तुरंत आ जाते हैं अपने मुद्दे पर, जहां पर टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात की जाती है। तो टाइप्स में 3 तरह के टाइप्स हैं हमारे कोर्स में जो हमको तैयार भी करने हैं। एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है आगे देखेंगे सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। और उसके बाद ये तीनों रिलेशनशिप जिसके अंदर होती है, तीनों अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछा जाता है। खैर, इसकी बातचीत फटाफट कर लेते हैं, फिर मैं इसको एग्जांपल से आपको और इलैबोरेट करके समझाता रहूंगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात की जाए तो अगर हमने कोई, जैसे लिखते हैं ना ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, तो जब हम ये बोलते हैं आर इन ए रिलेशन इन सेट ए, तो ये दोनों बॉक्सेस ए के रहते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रिलेशन इन ए तो मतलब ए से ए सेट में बात की जा रही है, ठीक। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब हो गया कि कोई भी ए कॉमा ए हमारा रिलेशनशिप में होना चाहिए। यानी कोई एलिमेंट अगर ए है, बी है या सी है, तो ए का रिलेशन ए से, बी का बी से और सी का सी से होना चाहिए। उस एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। एग्जांपल दूंगा आपको और क्लैरिटी से समझाऊंगा। सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से होना चाहिए, मैं तुमसे तुम मुझसे, है ना ये। फिर ट्रांजिटिव में क्या है कि ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का रिलेशन अगर सी से है, तो हमारा ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अब जो भाषा में अभी बोल रहा हूं ये बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इतना तो आप नहीं समझ पाते जब तक एग्जाम्पल ना दिया जाए। तो मैं अब एग्जाम्पल लेके एक एक रिलेशन को एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, जिससे बात आपकी पूरी पकड़ में आ जाए। तो ये रहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो मैंने बताया कि खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए, है ना। तो जैसे एक मैं रिलेशन आपको एक सेट लेता हूं ए 1 2 3, और अगर इसका कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना है तो इस सेट का जो एलिमेंट्स है 1 2 3, उन सबका 1 1 2 2 एंड 3 3, ये जो 1 1 लिखने का मतलब है कि 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू 3। ये तीनों जो पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स कह लीजिए, ये रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करने चाहिए। अब मैं कुछ एक दो रिलेशंस बनाता हूं, जिससे मैं आपको ये पहचान कराऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो मैं यहां R1 एक एग्जाम्पल के लिए कुछ रिलेशनशिप लिख रहा हूं। ये देखिए 1 1 2 2 और ये रहा 3 3, ठीक। 1 1 2 2 3 3, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3। और ऐसे एक दूसरा रिलेशनशिप बनाता हूं 1 1
2 2 3 3 और इसके अलावा और भी 1 2 एंड 2 1 और भी डाल दो 1 3। ये एक रिलेशनशिप है। तीसरी भी बनाता हूं रिलेशन, जिसमें मैं लिखता हूं 2 2 3 3 3 2 और 1 1। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सेट ए है, अब आप ये बताइए कौन सा R1 R2 R3 में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और कौन सा नहीं है। तो आपको क्या देखना है कि इसमें इसका जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, ये जिस सेट में होगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और जिसमें ये तीनों नहीं मिलेंगे, कोई एक कम मिलेगा, वो नहीं होगा। ज्यादा हो जाए, इसके अलावा कोई चीज मौजूद हो, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो हमारे सिस्टम के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से R1 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है। हमारा जो R2 रिलेशन है ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा भी है तो कोई परेशानी नहीं, हमको एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन 1 1 2 2 3 3 होना ही चाहिए। नंबर तीसरे में आ जाइए तो R3 हमारा, यही लिख दूं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस R3 के अंदर 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R3। 1 1 जो है R3 को बिलोंग नहीं करता। देखिए 2 2 3 3 तो है, लेकिन 1 1 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर जो सेट होता है उसके हर एलिमेंट का अपने से रिश्ता या रिलेशन होना चाहिए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इन तीनों में से कोई कम मिलेगा तो परेशानी है, वो फिर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ये बात आप पकड़ लिए होंगे। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। अगला रिलेशन में फट से हम लोग देखते हैं, जिसे सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से बोलेंगे। तो ये अगला रिलेशन आता है जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अभी सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे मैंने बताया था कि ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। ये मैं लिख देता हूं फिर से, यानी एक अगर रिलेशन, एक सेट लेता हूं जो कि 1 2 3 है, और कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं रिलेशन यहां लिख रहा हूं। जैसे R1 एक रिलेशनशिप ले लीजिए 1 2 एंड 2 1। R2 लिख लें 1 2 2 1 1 3 एंड 3 1। फिर R3 को मैं लिख लेता हूं 1 2 2 1 1 3 एंड 3 1 2 3 एंड 3 2। एग्जाम्पल देने के लिए जिससे बात बन जाए, अब मैं R4 ले लेता हूं, एक और रिलेशन, जिसमें लिखता हूं 1 3 3 1 एंड 2 3। और इसमें आपको पहचानने को बोलता हूं कि आप ये पहचानिए कि कौन सा सिमेट्रिक है। देखिए यहां ये जरूरी नहीं है कि 1 का 2 से हो और 2 का 1 सबका मौजूद हो, लेकिन जो मौजूद है ए से बी वाला, वो बी से ए होना चाहिए। ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। यही डेफिनेशन भी लिखा है कि ए बी अगर बिलोंग करता है रिलेशनशिप को तो बी ए बी रिलेशनशिप को बिलोंग करेगा, ठीक है। इफ ए इज रिलेटेड टू बी, दैट इंप्लाइज दैट बी इज रिलेटेड टू ए, ये चाहिए हमको। तो यहां देखिए 1 2 मिला है ना, तो हमको 2 1 मिलना चाहिए था, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 से तो 2 का 1 से होना चाहिए। है, बात खत्म हो गई, एग्जिस्ट। अब 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, ये भी है, यानी इसमें से ये आ गया, इसमें से ये आ गया। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 2 पर आते हैं। 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है, ओके। 2 का 1 से है तो 1 का 2 से है, ओके। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है, बराबर। 3 का 1 से है तो इसका उल्टा 1 से 3 से है, यानी ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। नंबर 3, 1 का 2 से है
2 का 1 से है, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 1 का 2 से है। ओके, A का B से है तो B का A से होना चाहिए, और B का A से है तो A का B से होना चाहिए, उल्टा उसी का। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है, 3 1 है तो 1 3 है। ओके, 2 3 है तो 3 2 है, 3 2 है तो 2 3 है, यानी ये भी हमारा सिमेट्रिक है। R1 R2 R3 सिमेट्रिक हो चुके हैं। अब लास्ट वाले की बात करेंगे। यहां देखिए 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है, ठीक, 3 का 1 से है तो 1 का 3 से है। ओके, अब यहां 2 का 3 से है तो 3 का 2 से होना चाहिए, जो इसके अंदर नहीं है। आप समझ पाए? तो यहां पर ये हमारा R4 सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 3 बिलोंग्स टू R, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू R। या दूसरी भाषा में लिखें, 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज नॉट रिलेटेड टू, ये इसको ऐसे ही लिख दो, नॉट रिलेटेड में कट्टम लगाना पड़ेगा। तो इस भाषा से आप समझ गए कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 3 तो मौजूद है लेकिन 3 2 इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखने की होगी कि अगर कोई एक मौजूद है तो इसका उल्टा रिलेशनशिप भी इसके अंदर होना चाहिए। इसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान से हटता हूं मैं, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग इसका अगला रिलेशन जो कि ट्रांजिटिव इन नेचर है उसकी स्टडी कर लेंगे। तो आ जाते हैं तीसरे वाले पे, जो कि ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर A का रिलेशन B से है एंड B का C से है, B का C से है, तो फिर हमारा A का C से होना चाहिए। ठीक, यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर ये रिलेशन मिले और ये ना मिले तो भी हम इसको ट्रांजिटिव कहते हैं। थोड़ी अजीब सी बात कर रहा हूं, अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक, जैसे मैं अभी एक सेट लिख देता हूं जो A लिख के चल रहा हूं, जैसे 1 2 3 जो अभी लिख के चल रहे थे एग्जाम्पल। R1 ले लेते हैं, 1 2 2 3 1 3 एंड 3 2, ये एक रिलेशनशिप हो गई। R2 की बात करते हैं, 1 3 3 2 और 1 2। अब ये दो रिलेशनशिप यहां पर हमने रखी हुई हैं। अब ये देखते हैं कि R1 हमारा ट्रांजिटिव इन नेचर है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि R1 हमारा ट्रांजिटिव नेचर में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए, मौजूद है यहां पर। लेकिन जो मौजूद नहीं है वो साफ दिखाऊं, जैसे 2 का 3 से है और 3 का 2 से है, तो हमारा 2 2 भी होना चाहिए इसमें। फिर से मैं लिख देता हूं यहां पर कि 2 3 बिलोंग्स टू R1 एंड 3 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R1, बट 2 का 3 से, 3 का 2 से, तो 2 2 डज नॉट बिलोंग टू R1। इससे क्या साबित हो गया कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में किसी चीज को अगर डिसप्रूफ करना हो, गलत साबित करना हो, तो एक एग्जाम्पल काफी रहता है। किसी चीज को प्रूफ करना हो तो जनरल प्रूविंग करनी पड़ती है। तो यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल दे दिया जिससे साबित हो जाता है कि ये ट्रांजिटिव नेचर में नहीं है, क्योंकि 2 का 3 है, 3 का 2 है, लेकिन 2 2 नहीं बिलोंग करता। R2 की बात करें तो R2 हमारा ट्रांजिटिव नेचर में है। ये R2 हमारा ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 का 3 से है, 3 का 2 से है, तो 1 2 यहां मौजूद है। अब जो बात मैं कह रहा था, देखिए 3 का 2 यहां मौजूद है ना, 3 2 बिलोंग्स टू R2 एंड 2 का किसी से रिलेशन मौजूद नहीं है। 2 दिस वन ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये मैं बात बता रहा था। अगर ऐसे 1 2 मिलने चाहिए तो तीसरा आएगा, तो पहला मिला, दूसरा रिलेशन मिला ही नहीं जो 2 से शुरू हो रहा है। तो इस केस में भी हम कह देते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। थोड़ी अजीब सी बात है, यानी अगर ये दोनों ना मिले,
एक मिला दूसरा नहीं मिला तो भी ट्रांजिटिव। कब हम कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है? जब ये भी मिले और ये ना मिले। फर्क समझ में आ रहा है ना? जब दो मिले तीसरा ना मिले तो ट्रांजिटिव नहीं है। इसके अलावा पहला मिला और दूसरा सेट मिला ही नहीं तो कौन सी टेस्टिंग, उसे बोल देते हैं ट्रांजिटिव इन नेचर। जैसे मैंने यहां समझाया कि 3 2 हमें मिला लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन नहीं है तो भी इसको हम ट्रांजिटिव बोल देंगे। ऐसा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर जो क्वेश्चंस हैं उसको क्वेश्चंस को सामने रखते हैं, ये आपने नोट करके समझ लिया होगा। अब इसके क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। ये देखिए 2022 का सवाल है और इसको हम लोग यहां करने की कोशिश करेंगे। इधर कहीं लिख लेता हूं मैं, जगह मिल जाएगी। तो लिख रहा है कि ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन। रिलेशन जो है एन का, कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर, ऑन एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा इनमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? मेरे ख्याल से दिख रहा होगा साफ आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? 4 ऑप्शन यहां पे बने हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए। इस चारों ऑप्शन में आंसर नंबर सी सही बैठेगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अपने से रिलेशन होना। देखिए सी वाले में क्या है, रिलेशन दिया हुआ है x, y, एक्स वाई इज द स्क्वायर नंबर, जहां एक्स वाई बिलोंग करता है एन को। तो यहां पर अगर आप पुट कर दें x, x, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने से अपना होता है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या x y x का रिलेशन हमें मिल रहा है। तो x y यानी x इंटू एक्स, x की जगह x था, y की जगह भी x था, तो x इंटू एक्स, ये मिला स्क्वायर यानी इज ए स्क्वायर नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बाकी कोई लेंगे तो वहां नहीं होगा। जैसे लिखा x इज ग्रेटर देन y, तो इस रिलेशन में अगर अपने का अपने से ही लेंगे तो x इज ग्रेटर देन x फॉल्स है, तो पहला रिलेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि x अपने से बड़ा नहीं होता। दूसरी बात करें, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x प्लस x बराबर 10, ये कोई रिलेशन मेंटेन नहीं होता है ना। जब x बराबर 5 होगा तभी मेंटेन होगा, 5 प्लस 5 बराबर 10। इसके अलावा किसी के लिए नहीं साबित होगा। हमें तो हर रिलेशन के लिए चाहिए ए रिलेशन आर इज डिफाइंड, तो ये भी गलत। नंबर 3 की बात करें, x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, तो x का x से रिलेशन सभी के लिए x y बिलोंग्स टू n नहीं साबित होगा। आप समझ पा रहे होंगे ना। यहां x की जगह कोई नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5, यहां तो 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर, 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर, 5 लोगे तो 5 का स्क्वायर, 10 लोगे तो 10 का स्क्वायर। इसलिए वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आंसर सी इज द आंसर, बाकी कोई भी नहीं है। तो उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अगला सवाल लेंगे, तब तक आप नोट कर लीजिए इसको, जिससे आपको समझ में चीजें आती रहें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी 2022 में आया हुआ सवाल है, तो इसको हम लोग इधर करेंगे। लिखा है ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड, जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, एज ए आर बी मतलब ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 6b स्क्वायर बराबर 0। ये ए रिलेटेड टू बी तभी माना जाएगा जो ये रिलेशन यहां पर डिफाइन किया गया है, माइनस न समझ लेना, ठीक। अब पूछ रहा है कि इनमें से अगर ऐसा डेफिनेशन है तो कौन सी भाषा सही होगी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहां पर अगर मैं रिफ्लेक्सिव की टेस्टिंग करूं फॉर रिफ्लेक्सिव, तो ए बराबर ए रिलेटेड टू फॉर रिफ्लेक्सिव ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में तो यही होता अपने से अपना हो, तो यहां ए और बी की जगह ए पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 7 इंटू ए प्लस 6 ए का स्क्वायर। देखते हैं क्या 0 आता है, तो ए स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो जहां पर रिफ्लेक्सिव मना किया होगा वो पहले ही कैंसिल हो जाएगा।
अब दूसरी बात करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है? तो आप देखेंगे ये सिमेट्रिक कहां से होगा। अगर ए बी में कोई रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल गलत साबित करना हो तो 6 1 बिलोंग्स टू इन रिलेशन। जैसे यहां पर मैं लिखूं 6 का स्क्वायर माइनस 7 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर यानी 36 माइनस 42 प्लस 6 बराबर 0। तो ये देखिए ये रिलेशन में है 6,1। क्या 1,6 रिलेशन में है? तो आंसर है नहीं है। अब यहां पर देखिए 1,6 को हम जांचेंगे, क्या ये रिलेशन में है? तो यहां लिखा 1 का स्क्वायर 7 इंटू 1 इंटू 6 और प्लस हो गया ये 6 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 42 प्लस 36, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है 1,6 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ये आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव है और ये सिमेट्रिक नहीं है। और रही बात ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ए बी में अगर रिलेशन है तो फिर हम यहीं पे देखिए 6 का 1 से है, 1 का 6 से है, तो 6 का 6 से होगा क्या? कतई नहीं होगा। 1 का 6 से ही नहीं मिल रहा है। अगर 6 का रिलेशन 1 से है तो 1 का 6 से ही नहीं मिल रहा है। कोई और वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे तो भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होगी। कि ए का बी से रिलेशन हो जाए, बी का किसी सी से रिलेशन हो जाए, तो हम ए का सी से रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाए, वो नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। इसका आंसर होगा डी। ध्यान से देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव ये भी नहीं है, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव ये भी नहीं है। यानी आखिरी ऑप्शन अगर आप देखें भी तो इससे दिख भी रहा है, रिफ्लेक्सिव तो था ही, सिमेट्रिक नहीं था। पहला गलत, सिमेट्रिक है गलत है, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव गलत है, तीसरा ही लास्ट वाला ही सही है। इसको नोट कर लीजिए, रिसेंट सवाल, जिससे आपको इसमें मदद मिले। फिर एक कदम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला कदम बढ़ाते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये क्वेश्चन है अगला जो आपको अच्छी प्रैक्टिस कराने में मदद करता है। स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई R12 and 21 नॉट टू बी ट्रांजिटिव। ये एक सेट है जिसे मैं ए के नाम से दिखा देता हूं, 1 2 3, और रिलेशन है 1,2 और 2,1। अब बता रहा है कि रीजन बताइए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए इसमें 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 1 और 1 नहीं है इसके अंदर। 1,1 does not belong to R, hence R is not transitive। ध्यान से समझते रहिएगा जिससे पूरी बात, तो ट्रांजिटिव नहीं है। ए का बी से हो, बी का सी से हो, तो ए का सी से होना चाहिए। ये दोनों मिल गए, तीसरा नहीं मिला तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। हटता हूं और इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगली चर्चा को जन्म देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्या बोलते हैं साहब? चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 डिफाइंड एज, ध्यान से पढ़िएगा, ये सवाल ऐसे आते बहुत हैं। आर ए टू बी, ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है या बी ए से डिवाइड होता है। तो चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो साफ तौर पे हमें क्या दिख रहा है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी दिखेगा कि सिमेट्रिक कहां से हो जाएगा। इट इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, बोल के तो चलेगा नहीं, थोड़ा बताना पड़ेगा क्यों सिमेट्रिक नहीं है। तो हमारे पास जो सेट था वो ये है। सिमेट्रिक के लिए 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं इफ टेक लेट भी क्या करना, a बराबर 2 ले लीजिए, b बराबर 4 ले लीजिए। तो 2 डिवाइड्स 4,
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए बी इन रिलेशन, ए बी रिलेटेड है, लेकिन 4 तो 2 को डिवाइड नहीं करता है, बट 4 डज नॉट डिवाइड, क्या लिखना चाहिए, 2। इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए हमारा रिलेशन में नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। 4 को 2 डिवाइड करता है, 2 को 4 थोड़े डिवाइड करता है। अब इसकी बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो इसके अंदर ये ट्रांजिटिव आ जाएगा, क्योंकि जब B को A डिवाइड करेगा, C को B डिवाइड करेगा, तो C को A डिवाइड करेगा ही करेगा। कैसे, देखिए थोड़ा सा तिकड़म कर देते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन देखने के लिए लेट A डिवाइड्स B, तो क्या हो गया, A B बिलोंग्स टू R, ठीक है, और A B को डिवाइड करता है, तो B बाई A को आप एक नेचुरल नंबर N1 कह सकते हो। इसके अनुसार जो भी 4 डिजिट्स हैं, A B बिलोंग्स टू R रहेगा ही रहेगा, तो N1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह दीजिए। इन्हीं में से तो कोई किसी को डिवाइड करेगा जो कर पा रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं B बराबर AN1। इसी तरह दूसरा ले लेते हैं, B डिवाइड्स C, तो B C बिलोंग्स टू R। यहां पे लिख दीजिए C को B डिवाइड कर रहा है, दिस इज N2, N2 बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर, तो आप लिख सकते हैं C इज इक्वल टू N2B। ये इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अभी 2 चीजें हो गई हैं, अब हमें ये देखना है क्या A C को डिवाइड करेगा, तो आंसर डिवाइड करेगा। कैसे पता, ऐसे पता, देखिए इन फ्रॉम 1 and 2, कलर को चेंज कर लेता हूं, यही लिख देता हूं, तो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों से बात की जाए तो मैं C लिखता हूं यहां, N2 को N2, B की जगह ऊपर वाली वैल्यू AN1, तो यहां से क्या दिखा, C बाई A इज इक्वल टू N1 N2। 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी तो नेचुरल नंबर आता है, 2 इंटू 3 6 मिलेगा, 4 इंटू 10 40 मिलेगा, तो 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं एक कोई N3 बोल दूं, तो N3 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी C को A डिवाइड कर रहा है तभी तो नेचुरल नंबर मिल रहा है। देयरफॉर A डिवाइड्स C। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा जो मैं चाह नहीं रहा था, कि A डिवाइड कर रहा है C को, तो ये हो गया साहब A, C बिलोंग्स टू R, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। R ही लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत क्या, R इज ट्रांजिटिव। इस तरह से बातें आप कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें A का B से, B का C से, तो हमने A का C से रिलेशनशिप प्रूफ कर दिया कि है। इसको नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल आए तो प्यार से कर सकते हैं आप, ध्यानपूर्वक एकदम। मैंने एक प्रॉपर तरीका आपको बताया कैसे करना चाहिए। तो ये पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये यहां से स्टार्ट था क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए साहब। मेरे ख्याल से पूरा आ ही गया है, इसको खिसकाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब अगली चर्चा करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो ये बात आप नोट कर चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन में। जैसा बातचीत हुई थी कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहेंगे, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस पे आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज जो लिखी थी, जो हम लोग ने चर्चा की थी, यानी कि हमारा कलर को चेंज करना होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए सवाल देखते हैं और देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे साबित किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें शो करना है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 गिवन बाई 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव
लेकिन ना वो सिमेट्रिक है ना वो ट्रांजिटिव है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें मालूम है कि कोई सेट मान लीजिए ए हमारे पास है, तो 1 2 3 इसमें एलिमेंट हैं। तो अगर कहीं पर हमें 1 1 2 2 और 3 3 मिल जावे तो हम क्या कह देते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है। और ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं इस आर को। देखिए तो यहां पर 1 यही लिख देता हूं, इतने समझदार आप ही हैं कि 1 1 2 2 3 3 आर को बिलोंग कर रहे हैं, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव, ये हमने यहां पर देख लिया। अब हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो कोई एक एग्जाम्पल अगर हम दे पाए ये सिमेट्रिक नहीं तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए यहां पर साफ तौर पे दिख रहा है 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये 1 2 बिलोंग कर रहा है, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आप ये दिखा पाए कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अंदाजा लग गया आपको। एक एग्जाम्पल काफी कि 1 2 तो मिला लेकिन 2 1 नहीं मिला इसके अंदर। तो ये यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, जहां पर देखिए 1 2 यहां पर मौजूद है फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने बात देखी कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 2 यहां बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी यहां बिलोंग कर रहा है। तो क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है? नहीं, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ये 2 बिलोंग कर रहा है, तीसरा बिलोंग नहीं कर रहा है, जिसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो जो सवाल ने बोला था वो हम लोगों ने साबित कर दिया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल लेते हैं हम लोग। और ऐसे ही सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और आप बड़े प्रेम से उसको कर सकते हैं। चलिए आगे की चर्चा करते हैं अगले सवाल की। ये रहा अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे आपको, तो इसको भी करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या बोला है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 6। ये देखिए सेट है। एज आर रिलेशनशिप क्या है, यहां आर है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अगर ऐसे बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे रिलेशन में है, अदरवाइज नहीं है। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक एक करके तीनों चेक करना है कि ऐसा है कि नहीं। तो मैं इधर से इधर बढ़ूंगा जैसे आपको दिखता रहे। तो पहला पॉइंट रहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए जानते हैं अपना रिलेशन खुद से होना चाहिए। तो अगर मैं दोनों में ए रख दूं तो क्या हमारा ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 होगा? आंसर है कतई नहीं होगा। ए के बराबर होगा, ए प्लस 1 के बराबर कैसे होगा? क्योंकि हमने ए की जगह भी ए रखा, बी की जगह भी ए रखा और टेस्टिंग की। ये इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो हम ये समझ गए कि ए डज नॉट बिलोंग टू आर। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मैं इतना ही लिख देता हूं, नॉट रिफ्लेक्सिव, बाकी तो आप समझदार हैं। फ्लेक्सिव, तो आर हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरी चर्चा कि भाई सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक की बात भी कर, सिमेट्रिक भी नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। तो एनीवे फिर भी सिमेट्रिक के लिए आइए। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है b इज इक्वल टू ए प्लस 1। और अगर हमारा सिमेट्रिसिटी में क्या बी ए आर को बिलोंग करेगा? सवाल ही नहीं बिलोंग करे इसका। बल्कि एग्जाम्पल देने के लिए कोई एक यहां पर आप रख लीजिए, एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक है ही नहीं। तो ए की वैल्यू लेट ए कर लीजिए, ए की वैल्यू ए प्लस 1 था, ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं और बी की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। दोनों मौजूद हैं, 1 और 2।
तो इसमें आप देखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कैसे, ऐसे कि 2 बी की जगह 2 रखा और ए की जगह 1 रखा, तो हमने देखा कि ये ट्रू रिलेशनशिप है। लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि यहां पर अगर मैं 1 रख दूं तो ये 2 + 1 के बराबर नहीं हो सकता। चेंज किया ना, तो इसको बी की जगह 1 रख दो और ए की जगह 2 रख दो, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। प्रूफ कर दिया आपने, तो नॉट सिमेट्रिक। मैं थोड़ा ऊपर खिसका लेता हूं, नॉट सिमेट्रिक। अब बात आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी देखते हैं। नंबर 3, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है कि ए का बी से रिलेशन हो और बी का किसी सी से हो, तो क्या ये होगा ऐसा? मान लीजिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब b = a+1 है, एंड b, c बिलोंग्स टू r, यानी c = b+1। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? b + c = a + b + 2। b से b हमारा कट गया, c बराबर a + 2। तो ये तो रिलेशन में हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है कि a, c डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन में तब होता है जब a+1 होता है, जैसा यहां डिफाइन किया है। ये चीज हुई नहीं, तो यहां पर आ गया c बराबर a+2। इसका मतलब है a, c डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अब ये साबित हो जाता है कि r हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ए बी रिलेटेड था, बी सी था, तो ए का सी से होना चाहिए, यहां नहीं हुआ। हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आवे वो आप अच्छे से कर पाए। ये आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ मेरे ख्याल से पूरा ही दिख रहा है, इसमें खिसकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे की बात देखते हैं। इसी तर्ज पर एक सवाल और है, ऐसे सवाल आते बहुत हैं आपके यहां। इसमें बोला है कि शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट z, z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, फॉर ऑल इंटीजर्स गिवन बाई r = a, b, 2 divides a - b is an equivalence रिलेशन। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन साबित करने के लिए हमको पहले दिखाना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। जब तीनों हो जाएंगे तो इक्विवेलेंस शो कर पाएंगे। तो पहली बात चालू करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है अपने से रिलेशन हो। तो a, क्या रिलेशन में है? तो मैं यहां अगर a ले लूं तो मैं देख पाऊंगा a - a = 0। ठीक, और 2 0 को डिवाइड करता है, विच इज डिविजिबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2। इसका क्या मतलब है? दैट इज a, बिलोंग्स टू रिलेशनशिप। तो r हमारा इज रिफ्लेक्सिव। तो r हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। b लेंगे तो b - b = 0, तो 2 से डिविजिबल है। c लेंगे, इसे कुछ भी ले लें नंबर इंटीजर्स, तो आपको ये साबित हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नंबर 2 की बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। अब सिमेट्रिक रिलेशन में हम ये मान लेंगे कि a b से रिलेटेड है, b a से रिलेटेड है, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी कहानी देखते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
कि a माइनस 2 डिवाइड्स a माइनस b, यही मतलब है 2 डिवाइड्स a माइनस b। अब अगर इसी रिलेशनशिप के हिसाब से अगर 2 डिवाइड करता है a माइनस b को, तो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन क्या ले लूं, माइनस लगा दूं, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। भाई अगर 4 कोई गिनती 2 से डिवाइड होती है तो -4 भी डिवाइड होगी 2 से, साइन ही तो बदला है। -16 अगर 2 से डिवाइड होती है तो +16 भी डिवाइड होगी। तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा b माइनस a इज डिविजिबल बाई 2। इसका क्या मतलब हो गया b माइनस ए से, कि हमारा जो रिलेशनशिप है b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि a b से था और हमने प्रूव कर दिया b a से भी है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। अब लास्ट बच्चा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कहानी शुरू कर देते हैं यहां से। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं जो कि ट्रांजिटिव के लिए है। ट्रांजिटिव तो इसमें ये मानते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, a-2 डिवाइड्स a माइनस बी। अब अगर 2 a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो इसे हम किसी गिनती के बराबर रख लेते हैं, यानी a माइनस बी को लिख देंगे। ये डिवाइड होता है 2 से तो ये फैक्टर होगा 2 का, तो 2 इंटू k1 लिख दो। और k1 क्या है, k1 को कोई मान लेते हैं इंटीजर, k1 बिलोंग्स टू सम इंटीजर n लिख दिया, z लिख दो यहां। ठीक, ये इंटीजर की बात है, इंटीजर रख दो यहां पर, क्योंकि अगर 2 डिवाइड करता है a माइनस बी तो a माइनस बी के अंदर 2 फैक्टर होगा तभी तो डिवाइड हो रहा है। इसका साफ मतलब है a माइनस बी इज इक्वल टू 2। इस 2 को अगर यहां लाते तो ये इज इक्वल टू k हो जाता। देखिए यही इसका मतलब है, ऐसे समझ लो a माइनस बी इज इक्वल टू k1। भाई डिविजिबल है तो इंटीजर दे दिया। अब इसी 2 को उठा के आप यहां रख दीजिए, स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूं, जैसे भी आप समझ पावे। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरी बात कि b कॉमा c भी रिलेटेड है r से, यानी 2 डिवाइड्स b माइनस c। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b माइनस c इज इक्वल टू 2k2 और k2 बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं हम लोग, तो 1 प्लस 2, यहां मैं थोड़ा सा बदल लेता हूं अपना कलर, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और यहां आ गया 2k1 प्लस 2k2। बहुत आसानी से b निपट गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन k1 प्लस k2। अब k1 प्लस k2 दो इंटीजर्स को आपस में जोड़ोगे तो उसका रिजल्ट भी तो इंटीजर ही आएगा। भाई 2 प्लस 3, 2 प्लस माइनस 3, कोई भी जोड़ दो आप, इंटीजर ही मिलेगा, फ्रैक्शन तो मिलेगा नहीं। तो इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू k3, जहां k3 भी कोई इंटीजर है। अब ये क्या है, देखो a माइनस सी इज इक्वल टू 2k3। इसका मतलब है 2 डिवाइड्स a माइनस सी। इसका मतलब हो गया कि a और c आपस में रिलेटेड हैं, यानी a c, थोड़ा ऊपर कर लेना बेहतर होगा, आपको दिखाई आराम से पड़ेगा, बिलोंग्स टू r। और पहले का ए बी रिलेटेड आर से था, बी सी रिलेटेड आर से था, और यहां ए सी रिलेटेड आर से हो गया, ए का सी से रिलेशन। इसका मतलब हेंस आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। बस देखिए, अब तीनों रिलेशन अब यहां लिख सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, hence
R is an equivalence relation. Equivalence relation, hence proved, या जो भी भाषा यूज करनी हो की जा सकती है। इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया। मैं ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, आते रहेंगे, बस थोड़ा सा आप अंदाजा ले लीजिए, बिल्कुल लिखेंगे एकदम 100% नंबर। तो मैं इसको दिखाता हूं, उसको नीचे करूंगा जिसे आप नोट कर पाए, फिर आगे की चर्चा करूंगा। तो मैं इसको नीचे लाता हूं, तो यहां पर लाके रोकना चाहिए मुझे। तो ये देखिए, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आप कैसे प्रूव करेंगे, ये आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं इसको, अब तक नोट कर लिया होगा, और यहां तक ले आऊं तो मेरे ख्याल से बात बन जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा, आपने नोट कर लिया होगा अब तक पॉज वॉज करके, कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन की कहानी थी। अब एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती, इक्विवेलेंस क्लास। तो उसको भी, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन से ही कुछ कनेक्शन बनाता है वो, तो इसको भी जरा जल्दी से झट से देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एक एग्जांपल भी उसको करके भी दिखाऊंगा। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये उसी में होता है इक्विवेलेंस क्लास जिसमें आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब नहीं है। On a non-empty set A, for all A belongs to capital A, small a element है, capital A set है, the equivalence class of A is defined as the set of such elements of A which are related to A। ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अभी मैं करके एग्जांपल देके समझा रहा हूं, चिंता ना कीजिए। तो इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, कहीं भी जिसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखेंगे तो ये मतलब है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखने का। ऐसे 2 लिखेंगे तो 2 लिख देंगे, ऐसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए लिखेंगे तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए हो गया। इसका डिनोशन डिनोट कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, ये हो गया बड़े ब्रैकेट में ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, और इसका डेफिनेशन से वैल्यू आई एक्स बिलोंग्स टू ए सेट को, और x, a जिसका इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हो वो सेकंड पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा, और उसका सबसे रिलेशन होना चाहिए। सबसे मतलब जिस से होगा वो इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा, है ना। x बिलोंग्स टू a और x, a बिलोंग्स टू r। तो फिर हम बोलेंगे ये x a हमारा ये इक्विवेलेंस क्लास का सेट है। ये जो निकलेंगे नंबर्स कैसे होंगे देखिए, भी करके दिखाता हूं। जैसे कि ऐसे बोलने पे समझ में नहीं आता, अब मैं करूंगा तो समझ में आएगा। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, 3 हो गए एलिमेंट इस सेट के अंदर, एंड r विद द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन a, ठीक है इक्विवेलेंस रिलेशन है, गिवन बाई रिलेशनशिप ये दे रखी है। अब हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो अगर मैं इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करूं तो मैं अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लेता हूं, इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो इसको ऐसे लिख दिया गया। अब बाय डेफिनेशन यहां क्या बात कही जा रही है कि x बिलोंग्स टू a सच दैट सेकेंड पोजीशन पे a फिक्स है, जो जो इसके रिलेशन के अंदर मिले। a की जगह यहां 1 लिख देना चाहिए, ठीक। अब यहां पर देखिए ये सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो सेकंड पोजीशन पे 1 ढूंढ लो यहां, सिंपल सी बात। तो देखिए सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो इसका एक मेंबर हो गया पहला वाला 1, x हो गया 1। ये देखिए इसी बात की, ये सेकंड पोजीशन पे 1 था और सेकंड पोजीशन पे 1 इसमें है, तो इस 2 को यहां लिख लो। ये सेट हो गया इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a 1, 2 इज द आंसर। कैसे किया है हमने, ये जो 1 था वो सेकंड प्लेस पे फिक्स होना चाहिए इस डेफिनेशन से, तो सेकंड प्लेस पे 1 होना चाहिए। इसके पहले वाले जो एलिमेंट हैं वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो जाएंगे। अगर यहां मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिख दूं, x बिलोंग्स टू a सच दैट x, 2 बिलोंग्स टू r। अब हमें x, 2 ढूंढना, यानी सेकंड पोजीशन पे 2 होना चाहिए, तो उसके सेट, तो 2 किस पे, ये देखिए इस पे 2 मिल रहा है
और इस पे 2 मिल रहा है, तो इसका पहला एलिमेंट यानी 2 और दूसरा एलिमेंट 1, इसका आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 हो गया। 2,1 पकड़ में आ रही है बात ना। अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 लिख दूं, यहां पूछ लूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 बताओ, तो x बिलोंग्स टू a सच दैट x, 3 बिलोंग्स टू r, यानी रिलेशनशिप पे सेकंड वाला प्लेस 3 होना चाहिए। तो सेकंड वाला देखिए ये 3 यहां है और कोई नहीं है, तो इसका पहला एलिमेंट 3 वो इसका इक्विवेलेंस क्लास का सेट हो गया। इस तरह इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, जो कि काफी सरल है। अभी और सवाल एक आधे होंगे, वो भी करके दिखाएंगे। दिस इज इक्विवेलेंस क्लास, हाउ टू फाइंड इट, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो करके मैं दिखाऊंगा। तो यहां है लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। ये सेट ए दिया है और इसका इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा ये एक दे रखा है, गिवन बाई आर इज इक्वल टू दिस वन। राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। तो जब मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 लिखता हूं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, ये तो मैं डेफिनेशन से क्या देता हूं, मैं क्या डेफिनेशन से बोलूंगा, मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू a, r है यहां पे सेट, तो a सेट है, ठीक है, x बिलोंग्स टू a सच दैट x, 0 बिलोंग्स टू r। यानी हमें वो चीजें ढूंढनी है जो सेकंड प्लेस में 0 रह के काम कर दें। तो या तो इसका सारा आप वो बना दीजिए, मैं बना ही दूं शायद, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर दिमाग चले तो। जैसे यहां लिखा है 2 डिवाइड्स a माइनस b, तो ये b की जगह 0 हो गया आपका। तो यहां b की जगह 0, यानी आप लिखेंगे 2 डिवाइड्स a की जगह मैं a ही लिख देता हूं समझाने के लिए, a माइनस 0। अगर ये जिसमें ऐसा हो जाएगा वो a वाले को यहां छापते चलेंगे। तो पहले वाला का केस देखते हैं, 0 वाले का केस। तो 0 माइनस 0 2 से डिविजिबल है, a की जगह 0 पुट कर दिया है, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो 0 माइनस 0 2 से डिविजिबल है, तो यहां एक मेंबर पहला आ गया 0 जो इसको सेटिस्फाई करता है। अगला 1 है, तो 1 माइनस 0 1 आएगा जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आउट हो गया, ठीक। दूसरा वाला 2 है, तो 2 माइनस 0 2 से डिविजिबल है, ओके, ये हमारे में आ गया। फिर तीसरा वाला है 3 माइनस 0 2 से डिविजिबल नहीं है, आउट हो गया। 4 माइनस 0 2 से डिविजिबल है, 4 आ गया। 5 माइनस 0 जो दिया है सेट में 2 से डिविजिबल नहीं है, छोड़ दो। यानी हमारा आंसर 0 to 4 आ चुका है। इसको जबरदस्ती पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, और आप एक एक करके लिखेंगे तो फिर कई लिख सकते हैं। जैसे यहां 2 डिवाइड्स ऐसे चाहे तो यही जो मैंने बोला ये लिख सकते हैं। जैसे 2 डिवाइड्स ऐसे लिख दीजिए, 2 डिवाइड्स 0 माइनस 0, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें दिखाना हो तो। अदरवाइज मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से आप 0 to 4 अचीव करेंगे। सेकंड प्लेस हमारी 0 वाली फिक्स हो गई। पहले वाले सेट के हर एलिमेंट को रख के देखिए, जो सेटिस्फाई करेगा उसका मेंबर आप यहां टीप दीजिए, कॉपी कर दीजिए। ये इक्विवेलेंस क्लास निकालने का तरीका होता है। आप इसको नोट करिए, आगे की चर्चा करेंगे। एक और इक्विवेलेंस क्लास की बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये 2022 का सवाल है। तो इसमें जो है पूछा है लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग टू जेड, और 0 से लेके 12 तक की कहानी लिखी गई है। देखिए 0 से 12 लिखी गई है, तो सेट ए को अगर आप लिखेंगे ना, इंटीजर है जो 0 से बड़ा है या बराबर, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका सेट ए है। आपको सरलता से दिख जाए इसलिए इसी को मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया हर एलिमेंट के साथ, जिसे आप पकड़ पाए। अगर आप सीधे ही सोच लेंगे तो और अच्छी बात है, लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बोला कि समझ में आए आपके।
अब लिखा गिवन दैट आर बिलोंग्स टू ए माइनस बी इज ए मल्टीपल और 4, जो रिलेशनशिप है उसमें बोल रहे हैं ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है साहब, ये रिलेशनशिप है। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ हमें चाहिए 1। तो मैं यहां लिखता हूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, जो हमने सीखा है अभी। तो 1 लिखने का मतलब है इस सिस्टम में डेफिनेशन के हिसाब से x, 1 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। मतलब पहले लिखें तो x बिलोंग्स टू a सच दैट x, 1 बिलोंग्स टू r। जो जो एलिमेंट मिलेंगे उनका सेट बना लेना है। तो b की जगह आप यहां पर 1 हमने फिक्स कर दिया है, तो a माइनस 1। अब a की वैल्यू रख के देखो और देखो 4 से डिविजिबल किस किस का है, वही वैल्यू ले लेंगे। तो शुरू किया जिसे हमने 0 रखा है, तो ये 0 माइनस 1 4 से डिविजिबल थोड़ी है। 1 रखा 0 4 से डिविजिबल है। 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 0, तो पहला एलिमेंट 1 मिल गया। बात पकड़ में आ रही होगी। 2 रखा 2 माइनस 1 नहीं 4 से जाता। 3 माइनस 1 2 नहीं 4 से डिविजिबल है। 4 माइनस 1 नहीं डिविजिबल है। 5 माइनस 1 डिविजिबल है। 5 माइनस 1 होता है 4 और 4 से डिविजिबल है, तो अगला आंसर आ गया 5। फिर इसी तरीके से 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 8 माइनस 1 7 होता नहीं जाएगा, 9 होगा। फिर 9 माइनस 1 करोगे तो मिलेगा 8। 8 4 से डिविजिबल है, तो अगली वैल्यू क्या हो गई 9। फिर 10 नहीं होगा क्योंकि 9 आ जाएगा। 11 नहीं होगा 10 आ जाएगा। 12 नहीं होगा 11 आ जाएगा। ये 3 वैल्यूज मिलेंगी एंड दिस इज योर आंसर। एमसीक्यू था तो जिसमें 1 5 9 आ रहा हो, आंसर इज ए। इस तरह से करेंगे। मैं हट जाता हूं, इसको सीख लीजिए और इसका आंसर फिर उसी तरीके से कर दीजिएगा। तो उम्मीद है ये आप कर पाए होंगे। अब अगला सवाल देखने की कोशिश करेंगे कि कहानी क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक एमसीक्यू है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशन आर दिस वन। आर का ये रिलेशनशिप है। देन आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक वगैरह वगैरह। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? 1 1 है, बात खत्म। 2 2 है, बात खत्म। 3 3 के बात खत्म। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव की बात की जाए तो ये ट्रांजिटिव आपकी बनेगी, क्योंकि 1 2 बिलोंग करता है आर को और 2 3 भी बिलोंग करता है आर को। तो 1 3 भी बिलोंग कर रहा है आर को। देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है इसको, फिर 2 3 बिलोंग कर रहा है इसको, तो 1 3 बिलोंग कर रहा है। इसी तरह किसी का ले लेंगे, आप चेक करके देखेंगे तो ये ट्रांजिटिव निकल आएगा। अगर 2 मैच कर रहे हैं तो तीसरा अपने आप निकलेगा। दिस इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपका ऑप्शन बन जाता है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। आंसर इज ए। ठीक, और इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। इसको ध्यान थोड़ा देने वाली बात है, दे दीजिए आप। तो ये हट जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। और अगली बात करेंगे जो अगेन मेरे ख्याल से इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ इशारा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी पूछा जाता है आपसे। तो यहां पर मैं आता हूं, इफ z is the set of all integers and r is the relation on z defined as set of all integers की चर्चा हो रही है। रिलेशनशिप क्या है? ab belongs to r, a minus b is divisible by 5। 5 से डिविजिबल है।
प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये ऐसे सवाल को किया जा चुका है, हमने बताया था। जैसे कि मान लीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव अगर रिलेशन है तो a माइनस ए, यही मैं जगह बचाने के लिए यही लिख दे रहा हूं, a माइनस ए विच इज 0 इज डिविजिबल बाई 5, यानी a बिलोंग्स टू r, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। मैं ऐसे टिक लगा देता हूं, रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है आप देख पाए। नंबर 2 की बात करता हूं, सिमेट्रिक रिलेशन की, कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक A इज रिलेटेड टू B, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। A माइनस बी 5 से डिविजिबल है, तो आप ऐसे 5 से डिविजिबल करेंगे, K1 कह दीजिए। और K1 क्या है, कोई इंटीजर, जैसे भी देखा था। तो इसको मैं K1 बिलोंग्स टू सम इंटीजर, इसको लिख सकते हो A माइनस बी इज इक्वल टू 5K1। ये पहली इक्वेशन, पहली क्या है, मतलब ये तो यहां ये लिखने की आवश्यकता भी ना पड़ती, माइनस साइन लेके कर देते हैं हम लोग। तो यहां नहीं लिखते, ट्रांजिटिव में कर देंगे हम लोग। तो यहां पर आप देख रहे हैं A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, तो माइनस भी इसका डिविजिबल बाई 5, माइनस अंदर कर दो तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी इसका मतलब क्या है, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशनशिप। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, ए बी बिलोंग करता है आर को, उससे प्रूव कर दिया बी ए बिलोंग करता है आर को। अब अगली बात आती है लास्ट वाली, ट्रांजिटिव भी अगर हम प्रूफ कर ले जाएं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो नंबर 3 वाला जो हम लोग काम करते हैं, ट्रांजिटिव, तो यहां पे मान लीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब a माइनस बी डिविजिबल है 5 से, तो K1 बिलोंग्स टू सम इंटीजर। इसका क्या मतलब है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5K1, और K1 था ही इंटीजर, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। इसी तरीके से लिख दीजिए B, C बिलोंग्स टू R, तो उसको लिख सकते हैं B माइनस सी इज इक्वल टू 5K2, K2 बिलोंग्स टू Z। भाई B माइनस सी 5 से डिविजिबल है, तो डिवाइड हो जा रहा है तो कोई इंटीजर ही निकल रहा होगा। भाई 16 अगर 4 से डिवाइड होगा तो 4 निकालेगा, 20 अगर 4 से डिवाइड होगा तो इंटीजर 5 निकालेगा, एंड सो ऑन। ठीक, अब इस पहली और दूसरी इक्वेशन से इसको पहली बोल दो, इसको दूसरी बोल दो, और मैं कलर थोड़ा देता हूं बदल, ऐड कर दो फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो पहली थी a माइनस बी, दूसरी है b माइनस सी, और अगेन ये 5K1 प्लस 5K2। तो ये देखिए b भी गया कट, a माइनस सी इज इक्वल टू 5K1 प्लस K2। जैसे आपसे चर्चा की थी कि दो इंटीजर्स को आपस में जोड़ेंगे तो तीसरा भी इंटीजर हमको मिलेगा, तो K1 प्लस K2 की वैल्यू K3 के बराबर हो जाएगी, जहां K3 बिलोंग कर रहा है किसी इंटीजर को। बढ़िया। अब ये a माइनस सी इक्वल टू 5K3, इसका मतलब a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a और c भी रिलेटेड है, यानी AC बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इससे आपका AB बिलोंग कर रहा था, BC बिलोंग कर रहा था, और AC बिलोंग कर रहा है। अब R हमारा थोड़ा सा ऊपर करते हैं, रिलेशन R, रंग अपने आप बदल दिया है, रिलेशन R is reflexive, symmetric and transitive
इसका मतलब क्या? हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बस इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसको मैं नीचे करता हूं, क्वेश्चन भी दिख जाए आपको और पूरी बात आपकी समझ में आ जाए। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, तो ये आपको पूरा आसानी से दिख रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर ये रिलेशन वाला पार्ट खत्म होता है, फंक्शन वाला स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसको मैं थोड़ा और ऊपर करता हूं जिससे पूरी बात आपके सामने आ जाए। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अब फंक्शन को लेके जो बातें कोर्स में हैं उसको भी हम लोग कर लेते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। दो चीजें हमारे कोर्स में हैं, एक तो वन वन फंक्शन जिसे आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, आगे चर्चा करेंगे। दूसरा है ऑन टू फंक्शन जिसे हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और दोनों ये हो जाए तो उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एक एक करके देखते हैं क्या किसका मतलब है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी। तो ये आपको समझाने के लिए कि यहां पर वन वन फंक्शन किसे बोलते हैं, ये तो लिखिए डेफिनेशन एल्जेब्रिकली क्या होता है, लेकिन मैं आपको ये समझा दूं पहले कि इसका मतलब क्या है, तब मजा आएगा। देखिए ये मैंने एक डोमेन और को डोमेन बनाया, एक्स से वाई रिलेशन दिखा रही है, एक्स लिख दीजिए और इसे मैं वाई लिख देता हूं, ये आपस में रिलेटेड है, फंक्शन है मतलब, ठीक, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहां पर वन वन फंक्शन में क्या होता है बेटा कि जैसे यहां पर ए बी सी डी है, तो इन यहां पर 1 2 3 4 5 6 है, तो किसी एक का रिलेशन किसी एक से ही होता है। ऐसे यहां पे कोई बच सकता है, ये वन वन फंक्शन है, एक रिलेटेड होगा एक बंदे से। अगर ऐसा हो जाए, ए बी सी डी था 1 2 3 4 समझ लीजिए, और ए रिलेटेड है 2 से और डी भी रिलेटेड है 2 से, बी 3 से, सी 4 से, तो ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ, ये हमारा मैनी वन फंक्शन हो गया। मैनी वन फंक्शन, वन वन में तो एक का रिलेशन एक से, एक ही आदमी को एक ही मजाक करने जा रहा था, फिर सोचा हूं करूं ना करूं, कि मतलब अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छी स्थिति के लिए एक लड़के के पास एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ये नहीं कि एक लड़के ने 2 2 3 3 घुमा रहे हैं, तो वो गलत बात है। सही बात क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूं दिमाग में चिपक जाए आपका, एक का एक सही रिलेशन हो, तभी तो देखिए भाई हम लोग का जो हिंदू धर्म है या जो भी हमारा कानून है हिंदुओं को लेके, उसमें तो यही है ना, एक आदमी का रिलेशन एक धर्म पत्नी, 1 to 1, समझ रहे हैं ना। इसी तरह गर्लफ्रेंड की आपके लिए बात, तो वो वन वन रिलेशन है, जहां पर एक का 2 का रिलेशन एक से हो जाएगा, वहां पर ये वन वन नहीं रह जाएगा, ये मैनी वन हो जाएगा। और अगर आप सोचें कि साहब मैं, ऐसा भी क्या हो सकता है कि मैं ए बी सी लिखा हूं और 1 2 3 4 5 ही लिख दो चलो, कि ए का 2 रिलेशन अगर बन जाए ऐसे, क्या ये स्थिति हो सकती है? तो ये फंक्शन में तो हो ही नहीं सकती। हम तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन तो है ही, ये जो कंडीशन है तो इसको फंक्शन बनने से ही रोक देगी। आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होता है जब यहां पर उसकी यूनिक इमेज हो, साथ में इधर डोमेन में कोई भी खाली ना बचे, सबका हिसाब किताब बना हो। 2 कंडीशन थी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए, कि एक का एक ही यूनिक इमेज और सबका यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब कोई खाली ना बचे। तो ये तो इट इज नॉट ए फंक्शन। मैं इसलिए आपको बताया कि जैसे आपको क्लैरिटी मिल जाए, तो ये तो साफ फंक्शन ही नहीं है, तो इसका तो मामला ही बेड़ा गर्क हो चुका है। तो वन वन फंक्शन आप समझ गए ना, ये वन वन है, एक का रिश्ता एक से, यहां खाली बस सकता है, जैसे छठा इस दुनिया में खाली है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मतलब मजाक कर रहा हूं समझाने के लिए, है ना। और यहां पर क्या स्थिति है कि यहां एक खाली है, लेकिन जिसका कनेक्शन है वो 2 लोगों का एक से कनेक्शन हो रहा, तो ये मैनी वन फंक्शन है, ऑन वन वन फंक्शन नहीं है। ये बात आपकी पकड़ में उम्मीद करता हूं आ गई होगी। अब इसी को जो एल्जेब्रिक फॉर्म में दिखाते कैसे हैं, एल्जेब्रा में करके
ज्योमेट्रिकली तो मैंने दिखाया, जिसे आप एरो डायग्राम कह सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 4 फोटो दिख रही, उम्मीद कर रहे हैं दिख रही होंगी, इसमें 1-1 फंक्शन कौन सा है, कमेंट करके बताओ धड़ाधड़। तो आप कमेंट कर रहे हैं, इसको देखिए कि कौन कौन सा 1-1 फंक्शन है। पहले वाले एक सबका एक से भिड़ा भिड़ा है, ये 1-1 फंक्शन है। यहां आ जाइए तो ये 2 लोग एक पे भिड़ गए, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। यहां पे 2 लोग एक पे भिड़ गए, 1-1 फंक्शन नहीं है, 1-1 का जिक्र कर रहे हैं, कोई और नहीं। तीसरे पे आ जाइए, मतलब चौथे पर, तो एक का एक से, तो ये 1-1 फंक्शन है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, 1-1 फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए काटा है। तो इस 4 डायग्राम में पहला और चौथा 1-1 फंक्शन है, दूसरा और तीसरा 1-1 फंक्शन नहीं है। ये तो समझने का तरीका। और एल्जेब्रिकली कैसे दिखाते हैं उसको यहां से पकड़िए। अगर हम ये बोलते हैं कि x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल X को, कैपिटल X ये है, समझ लीजिए, तो हमारा fx1 बराबर fx2 भी एक ही होना चाहिए। इफ x1 इज इक्वल टू x2 अगर ये है, तो इसका मतलब है कि x1 बराबर x2 होना चाहिए। ये कंडीशन किस चीज के लिए है, 1-1 फंक्शन शो करने के लिए, एरो डायग्राम नहीं, एल्जेब्रिकली 1-1 फंक्शन शो करने के लिए कि ये fx1 क्या चीज होती है, fx2 ये इमेज। अगर 2 इमेज का एक ही 2 इमेज बराबर हैं, है ना, a और b मान लीजिए इक्वल हैं, तो ये 1 और 2 भी इक्वल होना चाहिए। x1 x2 इधर होता है, x1 x2 इसको बिलोंग करता है, fx1 fx2 इसको बिलोंग करता है। तो आप एल्जेब्रिकली कैसे दिखाएंगे, इफ fx1 बराबर fx2 देन वी हैव टू प्रूव दैट x1 बराबर x2। अगर ऐसा है तो ये 1-1 है, और ऐसा नहीं है तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है। ये एरो डायग्राम बोलते हैं, उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में आप शो करके दिखा रहे हैं। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। अगली चर्चा करेंगे, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी कभी 1 पर नहीं लिख के इंजेक्टिव लिख देते हैं। अब दूसरी चर्चा है जिसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अच्छा, ये तो मतलब बता दिया है, इधर आ जाइए। दिस इज ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो ऑन टू फंक्शन में ये जो दूसरा डब्बा होता है जिसे हम कोडोमेन कहते आ रहे थे, वहां पर सबका प्री इमेज होना चाहिए, यानी कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर होनी चाहिए। क्या कहने का मतलब है, जैसे मैंने ये बनाया A B C, ये कैसा भी रिलेशन रखे 2 3 4, यहां मान लीजिए A ने 2 से कनेक्शन बनाया, और यहां मैं कम करना पड़ेगा वरना क्या होगा, ये ऑन टू नहीं बनेगा। अच्छा, मैं लिख देता हूं, चलो 3 4। अब ये इसने इस 2 से बनाया, इसने इसको इससे बनाया, ये आपके पास फिगर आ गई। तो ये आपकी ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये इनटू फंक्शन बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ऑन टू फंक्शन का मतलब है इस वाले डब्बे में x अगर इसको लेते हैं, y इसको लेते हैं, तो y में कोई भी खाली ना बचे, सबका प्री इमेज एग्जिस्ट हो। तो 4 का तो कोई प्री इमेज है नहीं, एक भी खाली बच गया। तो यहां पर कोडोमेन तो 1 2 3 4 है, इमेज क्या है 2 3 केवल। तो हमारे ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाती है। वो बराबर कब होगी, जब ऐसी स्थिति हो जाए 1 2 3 4 और 4 3 ही लिख देते हैं। चलिए, हम जो समझाना चाह रहे हैं समझा लेते हैं आपको। A B C D, तो मान लीजिए A का 2 से हो गया, B का भी 2 से हो गया, C का 3 से हो गया, D का 4 से हो गया। अब ये स्थिति जो है, दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों, इसमें कुछ खाली नहीं बचा है। खाली ना बचने का मतलब क्या है, इसकी रेंज कितनी है, देखिए आप इस दिमाग को रखिएगा। रेंज है 1 2 3, और इसका कोडोमेन क्या है, वो भी 1 2 3। तो यहां पर आपने देखा कि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो गई। तो ये ऑन टू फंक्शन की पहचान है कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है। सरल भाषा में जो दूसरा वाला डब्बा है y का, उसमें कोई भी प्राणी खाली ना बचे, यानी हर आदमी का, इसे बोलते हैं प्री इमेज, इसे बोलते हैं इमेज, इसका प्री इमेज हो। 3 का प्री इमेज C,
दो का प्री इमेज ए भी है बी भी है। ये 1-1 फंक्शन नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है। 1-1 क्यों नहीं है? क्योंकि दो लोग एक पे बढ़ गए हैं। तो ये 1-1 तो 1-1 के जिक्र अभी समझाने के लिए किया है, 1-1 नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है। बात पकड़ में आई होगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये बात हम समझ गए कि जो भी कोडोमेन रेंज बराबर है, तो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट है तो उसका प्री इमेज होना चाहिए, ए डब्बे में कोई साथी होना चाहिए उसका, तो हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है। अब इस बेसिस पर हम ये जो 4 फोटो बनी हुई हैं, बाकी ये देखिए इस पे कहानी लिखी हुई है, वो हम जब सवाल करेंगे तो आप समझेंगे। सर्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, इसका नाम सर्जेक्टिव फंक्शन भी होता है ऑन टू फंक्शन के लिए। अब यहां पर अगर मैं 4 डायग्राम में आपसे कमेंट करने को बोलूं कि वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताइए कौन कौन से ऑन टू फंक्शन हैं, तो आप बताना चाहेंगे क्या? बिल्कुल बताना चाहेंगे, बताइए। यहां पर देखिए एफ और ई खाली है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, मैं ऑन टू फंक्शन का जिक्र कर रहा हूं। ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा? इन टू फंक्शन होगा, अभी लिखा था। यहां पर भी देखिए ये एफ खाली बच गया था, एफ ई, और यहां पर भी ए और एफ खाली हो गया, तो ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं है। यहां आ जाओ, ए बी सी तीनों भरे हैं, ये ऑन टू फंक्शन है। इसमें आ जाइए, इसमें भी चारों भरे हैं, ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो नंबर 3 फोटो, नंबर 4 फोटो ऑन टू फंक्शन की है, बाकी पहला और दूसरा ऑन टू फंक्शन नहीं है। बात पकड़ में आ गई होगी। अब इसका अगला फाइनल रूप देखते हैं, 1-1 ऑन टू फंक्शन, जिसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो प्यार से देखते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसका जो हमारे कोर्स में उसकी चर्चा कर रहे हैं, 1-1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। 1-1 ऑन टू बड़ा सरल भाई, उस फंक्शन में 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों लोग हो, दोनों प्रॉपर्टी हो, तो हम बोलेंगे 1-1 ऑन टू है। दोनों में से एक भी नहीं है तो भाई नहीं है, और दोनों है तो उसका दूसरा प्यारा नाम क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बस अभी 4 फोटो जो बनी है, इसको अपनी ईगल्स आई से देखिए बाज की निगाहों से देखिए, और आप ये बताइए कि कौन कौन सा 1-1 ऑन टू फंक्शन है और कौन कौन सा 1-1 ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा। अब देखते हैं भाई, ये तो हमारा ऑन टू था ही नहीं, खल्लास। ये तो ऑन टू है ही नहीं, खल्लास। और ये हमारा ऑन टू है लेकिन 1-1 नहीं है। मैं ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू है लेकिन 1-1 नहीं है, क्योंकि दो लोग एक पे भिड़े हुए हैं। ये लास्ट वाला 1-1 ऑन टू दोनों है, तो ये 1-1 और ऑन टू दोनों है, तो ये लास्ट वाला आपका सही है, बाकी तीनों गड़बड़ हो गए। मतलब ये कुल मिला के ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों मैच करने चाहिए ना। ये ऑन टू है, ऑन टू नहीं है, ये 1-1 है ऊपर वाला, तो ये निकटम। यहां पर आप देख रहे थे ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, और 1-1 भी नहीं है इसमें, ये 1-1 भी नहीं है। तो ये आप समझ पाए होंगे कि ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एरो डायग्राम से आपके एकदम ज्ञान की गंगा बहती है आपके दिमाग में, एकदम दिखता है, जैसे मुझे दिखता है वैसे ही आपको दिखेगा। 2 बार रिवीजन कर लेंगे, 3 बार 4 बार आप भी देखेंगे, अगर आप प्यार से देखेंगे तो, और गुस्से से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। है बहुत सरल। तो खैर एनीवे, ये चर्चा आप नोट कर पाए होंगे। सवाल लेते हैं जिससे आपके तलवार में धार लग जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन। बाबा तो पढ़ लेते हैं पहले, नहीं कुछ का कुछ हो जाए। लेट R टू R का मतलब समझा देते हैं पहले। देखिए R टू R का मतलब है दोनों डब्बों में R है रियल नंबर, R मतलब रियल नंबर। यहां रियल नंबर भरें, यहां रियल नंबर भरें, ऐसी बात है, ऐसे समझते हैं इसको। ठीक, बी डिफाइंड एज फंक्शन दे रखे, इसके बीच में जो फंक्शन है ये fx, इसकी वैल्यू दे रखी है fx बराबर x की पावर 4। अब कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। तो अब इसमें 1-1 ऑन टू और यही सब लिखा है, यानी हमें 1-1 ऑन टू चेक करना है। तो देखिए आप
हर जगह अलजेब्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, एमसीक्यू में दिमाग कॉन्सेप्चुअली भी चलाएंगे तो भी बात समझ में आ जाएगी। अब जैसे मैं आपको क्वालिटेटिवली दिखाता हूं कि सोच ही के ही आंसर ओरली कर दो। कैसे कर दो भाई? रियल नंबर भरे थे तो यहां माइनस भी आइटम भरा होगा, नहीं भरा होगा? भरा होगा। यहां पर आप x की वैल्यू अगर 2 डालें या -2 डालें तो दोनों का आंसर एक ही आ जाएगा। पता नहीं पकड़ पा रहे हो कि नहीं। आ जाएगा जो भी होता है, ये मतलब 16 होता है। तो यहां पर आप दे पाए 2 और -2 का एक ही इमेज है। क्या है? 16। तो ये 1 1 है क्या? ये 1 1 फंक्शन नहीं है। दिख गया ना आपको? ऐसे ही दिख गया तो आपको करवा रहे हैं। और एल्जेब्रिकली कैसे करते हैं वो भी सीख लो, इसे पूरी बात समझ में आए। हम करते थे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ठीक, रियल नंबर। अब ये जो x1 x2 को था उसको हम लेट के आगे ही और लिख दो, इसके इमेजेस को बराबर कर दो। अगर हम इससे शो कर पाए कि x1 x2 बराबर है तो मामला सही है। होगा ही नहीं। x1 का मतलब x1 की पावर 4, x2 की पावर 4। ये देखे ना, ये इसी फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। अब इसको हटाओगे तो x1 की वैल्यू +- x2 मिलेगी। तो x1 बराबर x2 नहीं आई, यानी x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो ये मैनी वन फंक्शन है, नॉट 1 1 1 1 नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। आपको मैंने यहां दिखाने की कोशिश भी की है। यहां 2 ले लो, 1 ले लो माइनस प्लस का, तो ओरली ऐसे करोगे, ये शो करना है। एमसीक्यू में ना आए सवाल तो ऐसे शो कर देना। दिखा? तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। दूसरी बात, ऑन टू के लिए जिक्र करोगे तो ये ओरली ऑन टू में भी दिख रहा है। ये हमारा ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि जितनी माइनस वाली फिगर्स होंगी यहां पर उसका कोई प्री इमेज होगा ही नहीं, क्योंकि x जो रिजल्ट आएगा x की पावर 4, x की पावर 4 तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा या 0 दे देगा, निगेटिव नंबर तो देगा ना। तो जो निगेटिव यहां बचे हुए हैं वो सारे के सारे बेचारे खाली रह जाएंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये आपका ऑन टू भी नहीं होगा, निगेटिव ही नहीं होगा। बाकी तो बहुत कुछ बातें कही जा सकती हैं जो वहां ना मिले। पता नहीं आप पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो। माइनस लेट -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। -2 इस कोडोमेन में है। इस कोडोमेन का कोई प्री इमेज है क्या? है ही नहीं भाई। ये -2 किसका इमेज बनेगा? किसी का नहीं, क्योंकि यहां तो जो भी करोगे पॉजिटिव निकल आएगा। x की पावर 4 पॉजिटिव होता है। तो -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट -2 डज नॉट हैव, क्या लिख दिया, नॉट हैव एनी प्री इमेज इन दी डोमेन। तो इससे क्या साबित हुआ? इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, इन टू फंक्शन है। क्या बात आप पकड़ पाए हैं? ऑन टू फंक्शन का मतलब है जो यहां बॉक्स के अंदर जितने भी आइटम हैं सबका कोई ना कोई मिले यहां, तो माइनस वालों को एक भी नहीं मिलेगा। उम्मीद है बात को समझ पाए होंगे। तो इससे क्या साबित हुआ कि 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो आंसर इज डी, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। उम्मीद है ये बात आपके दिमाग में पहुंची होगी। समझ पा रहे हैं ना? और आप दूसरा तरीका भी है कि यहां y को x के फॉर्म में कर लिया करो। एक दूसरा वर्किंग रहता है ऑन टू के लिए कि जैसे यहां पर मैं कलर चेंज कर लूं पहले, ये fx बराबर x4 है ना, तो कई टीचर हर चीज में कैलकुलेशन करवाते हैं, तो हो सकता है कोई टीचर ने कराया हो। fx को हम लेते हैं y, तो x को y के टर्म में लिख दो, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y की पावर 1/4। y था आपका उधर वाला केस। y अगर निगेटिव हो तो उसके लिए x अवेलेबल ही नहीं है। इफ y इज निगेटिव देयर इज नो x, देयर इज नो x।
तो इसका मतलब क्या है, हर y के लिए जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, y किसका डब्बा है, सेकंड डब्बे की कहानी, उसके लिए x होना चाहिए, है ही नहीं, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं 1/4 जैसे रूट होता है, अंडर रूट के अंदर माइनस फिगर लिखोगे तो इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, वही 1/4 लिखा हुआ है। 1/2 का फिर से रूट, 2 रूट हो गया ना, कुछ अंदाजा लगता है, ये हो गया ना, देखो ये, तो ये माइनस फिगर कहां एग्जिस्ट करेगी। मैं आपको कॉन्सेप्चुअली ओरली वो दिमाग तेज करने की भी विधि एकदम कॉन्सेप्चुअली और कैसे करते हैं इन दोनों की चर्चा कर रहा हूं, ये सोचते हुए कि आपको मुझे सिखा देना है। ठीक, इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इसको मैं अभी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, तो ये अभी शायद और अच्छा आ गया लगभग, बस थोड़ा सा ये इसको आप नोट कर लीजिए जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। ठीक है, नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा नीचे है तो उसको और ऊपर कर देता हूं। ये मेरे ख्याल से यहां तक आपकी बात बन गई होगी। अगले क्वेश्चन को करेंगे जो आपको क्लैरिटी जबरदस्त देता रहेगा और आप सीख जाएंगे पूरी बात। तो आइए और अगली चीज देखते हैं, अगला एमसीक्यू। तो लेट r बिलोंग्स टू r बी डिफाइंड एज 3x। ये फंक्शन क्या दे रखा है, फिर ये 2 डब्बे r का मतलब ऐसे समझो तुरंत दिमाग में, ये भी ये x y जो है ये r को बिलोंग करते हैं। ऐसे समझोगे तो बोर्ड में भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट मारोगे और आगे जेई वेई दोगे तो उसमें मेंस में भी चिदड़े उड़ा दोगे, सब समझ में आएगा मतलब तुमको, बाकी तो मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, fx बराबर 3x की चर्चा कर रही है, ये जो फंक्शन है ये इधर fx है, यहां x रखो 3x यहां ले लो, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। अब हमें 1-1 फंक्शन देखना है कि क्या ये 1-1 फंक्शन है, तो ये साहब 1-1 फंक्शन है, दिख रहा है कि यहां x डालोगे तो एक ही तो वैल्यू निकलेगी यहां। खैर एनीवे, जैसे करते हैं तो 1-1 के लिए आप लेट ले लो, लेट fx1 बराबर fx2 जो करते थे, और fx1 x1 x2 बिलोंग करता है बेटा जी रियल नंबर को, आर की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, अब ये हो गया 3x1 बराबर 3x2, ये इसकी वैल्यू रख दी 3x वाली, 3 से 3 उड़ गए भाई साहब, तो x1 बराबर x2 आ गया, हो गया काम खत्म। हेंस देयरफॉर फंक्शन इज 1-1। तो फंक्शन 1-1 है क्योंकि x1 बराबर x2 प्रूफ कर दिया है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, यहां दिख रहा है लेकिन आपको मैं दिखाता हूं अच्छे से। fx बराबर 3x लिखा हुआ है, fx को y कहा जाता है तो y बराबर 3x लिख दो, x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल दो तो y/3। y कहां का खिलाड़ी है, कोडोमेन का, जो कोडोमेन में रियल नंबर हो सकते हैं। फॉर एनी y belongs to real number there is an x available भाई y की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर में पुट करो x आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 माइनस पगड़म बगड़म सुगड़म y की जगह कोई भी रियल नंबर लिखोगे, 3 से डिवाइड तो करना है, वो डिवाइड हो जाएगा, x दे देगा, यानी हर y के लिए x अवेलेबल है। यहां जितने y हैं उसके लिए अवेलेबल है x, इसलिए ये कौन सा फंक्शन है बेटा जी, ऑन टू फंक्शन। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो ऑन टू भी है, 1-1 भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस तरीके से प्यार से करिए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये देखिए हो गया, इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल लेते हैं। सब बहुत आसानी से, एक बार फंडा क्लियर हो जाए आपका जो कि मैं करवा रहा हूं शांति से, तो आप हर चीज सही करेंगे। हो गया होगा इतनी देर में, अगली चर्चा करते हैं, एक सवाल और लेते हैं, उसको देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन बच्चा तो सॉल्यूशन तो लिखने की मेरी आदत पड़ी, उसके बिना स्टार्ट नहीं होता गियर। तो द फंक्शन एफ आर टू आर, अगेन 2 डब्बे आर के हैं, ट्रिपल आर आर आर, एक फिल्म आई थी ना बहुत बढ़िया, देखी नहीं अब तक मैंने। खैर, तो ये हो गया x, ये हो गया y,
मैंने कहा कि फालतू टॉक्स कुछ नहीं होंगी, इसलिए मैं चुप हो गया तुरंत। मैंने कहा वरना मैं आपसे चर्चा करता जबरदस्ती की भी। खैर, तो ये फंक्शन लिखा हुआ है f(x = 4 + 3 cos x), बहुत शानदार फंक्शन। अब ये बोल रहा बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन 2 और अगड़म बगड़म, कुल मिला के 1 1 ऑन 2 की चेकिंग करनी है। कर लेते हैं ना। तो यहां पर अगर आप 1 1 का जिक्र करें तो ये फंक्शन 1 1 है क्या? ये भाई साहब 1 1 फंक्शन नहीं है। अब आप ये एल्जेब्रिकली करें, क्योंकि cos x की यूनिक वैल्यू होती नहीं है। खैर, यहां पर दिखाएं, आपको मैं दिखाऊं कि 1 1 गलत साबित करने के लिए मैं दो वैल्यूज लेता हूं। एक लेता हूं x1 ले लेता हूं π/2 और x2 ले लेता हूं -π/2। cos π/2 शून्य होता है, cos -π/2 भी शून्य होता है, इसलिए वैल्यू बराबर नहीं आएंगी। अब यहां f(x1) की वैल्यू निकालो। f(x1) का मतलब है f π/2 की वैल्यू निकालो। तो 4 + 3 cos π/2 है ना बेटा, तो वैल्यू कितनी आ गई? 4। और f(x2) निकालो, -π/2 बेटा जी, तो 4 + 3 cos -π/2, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब आपने क्या देखा, दो अलग अलग वैल्यू के लिए फोटो बना दूं, ये π/2 के लिए और माइनस, बाकी और भी वैल्यू होंगी लेकिन यही लिख रहे हैं, उन दोनों की कहानी क्या हो गई? 4। तो ये 1 1 कहां रह गया बेटा? ये 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी 1 है। बात समझ रहे हो? और अगर हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली ज्यादा अंदाज दे दें, तो जैसे आप करते थे कि लेट f(x1) = f(x2), तो वहां से वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 cos x1, 4 + 3 cos x2। तो ये सब काट पीट डालोगे तो cos x1 = cos x2 मिलेगी। इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि x1 = x2 है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में तो एंगल गोल गोल घूमता रहता है, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जिसके सेम रिजल्ट होते हैं। जैसे कि देखा, cos π/2 शून्य, cos -π/2 भी शून्य, और भी 2π जोड़ते चले जाओ, 0 0 0 मिलते चला जाएगा, है ना। तो यहां पर ये 1 1 फंक्शन नहीं। इस तरह से ये एल्जेब्रिक मेथड से आप शो कर देते हो, नॉट 1 1 नहीं है। लिख लीजिएगा ठीक से, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया, ये आपको एल्जेब्रा लगा के बताया। कुछ भी लगाओ आ ही जाता है मतलब आपकी समझ में आना चाहिए। उसके बाद तो यू विल प्ले लाइक मेसी, है कि नहीं? तो रोनाल्डो की तरह खेलोगे, मेसी। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। खैर, अभी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ऑन टू का जिक्र कर रहे हैं। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू तो है ही नहीं। क्यों ऑन टू नहीं है? इसके लिए क्योंकि अब मैं पहले आपको क्वालिटेटिव समझाता हूं, ओरली कैसे करोगे। देखिए यहां पर लिखा है 4 + 3 cos x। cos x की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 + 1 होती है। तो अगर ये मैक्सिमम +1 कर दे तो ये 7 तक जा पाएगा, 4 + 3। और अगर ये -1 है तो 4 - 3 केवल 1, तो ज्यादा से ज्यादा 7, कम से कम 1। और यहां तो डब्बे में भरे हैं रियल नंबर, 1 से 7 तक की कहानी है रेंज इसकी। कहां से ये ऑन टू हो जाएगा? पकड़ पा रहे हो मेरी बात? यही हम अभी वर्किंग करके दिखाएंगे आपको, लेकिन दिमाग चलना चाहिए आपका, जिससे आप जिंदगी का मजा ले पाए। खैर, कहां पर थे? थोड़ा खिसकाना पड़ेगा अपने को। तो आप जैसे मेरी चर्चा हुई है, उस चर्चा के अनुसार हम cos x की वैल्यू जानते हैं कि जो cos x होता है वो -1 से +1 के बीच होता है। कोई भी r ले लीजिए जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक। हमें चाहिए 4 + 3 cos x। तो पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करते, आप करने का तरीका जानते होंगे। तो पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 cos x और ये +3। अब 4 जोड़ देते हैं, यहां 4 जोड़ोगे तो कितना बचेगा? 1। 4 + 3 cos x और यहां 4 जोड़ोगे तो 7। तो 1 से 7 में ही तो आइटम रहा, यानी फंक्शन जो है वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल 1 to 7। इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो खाली हो जाएंगे। आप समझ पाए हैं? ये 1 से 7, यानी यहां पर जो 1 से लेकर 7 तक की
जो रेंज है उसका तो प्री इमेज है, 8 का कोई प्री इमेज नहीं है, 1 से छोटे वाला 0 माइनस का कोई प्री इमेज नहीं है। तो दिस इज एन नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ये जो 1 से 7 दिखाई पड़ रहा है इज ए सबसेट ऑफ आर। आर का सबसेट है, ना कि पूरा रियल नंबर दे रहा है। देयरफॉर ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू। मैं आपको इसी प्यार मोहब्बत से इसीलिए समझा रहा हूं कि बात पूरी पकड़ लें, रट्टा ना लगाइएगा, क्योंकि अब जो ट्रेंड हो गया, इस बार भी जो पेपर आएगा वो रटने वाला बच्चा नहीं कर पाएगा, बहुत परेशानी में जाएगा। तो वो स्थितियां बदल चुकी हैं काफी, और आपको समझदारी या कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना ही बेहतर होगा। बाकी तो आप समझदार हैं, छोटे बच्चे तो हैं नहीं। तो इस अवस्था के लिए इसके ऑप्शन समझ लेते हैं, यानी ना ये 1-1 है ना ये ऑन टू है, उस हिसाब से नीला हरा कलर डी ऑप्शन है, नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। आंसर इज डी। और कैसे निकाला गया है वो आपके साथ सामने प्रस्तुत है, मतलब देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं हट भी जाता हूं। फिर अगले सवाल की तरफ चलने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसको तो थोड़ा सा उठा देना चाहिए मुझे। तो ये आप पूरा नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा अब तक आपने। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, अच्छा मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मॉडुलस बहुत पसंद है आपके एग्जामिनर को। तो ये यहां पर देखिए R to R लिखा हुआ है, एफ एक्स इज नाइदर वन, ये दिखा रहा है कि ना ये 1-1 है ना ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। वेयर मॉडुलस एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मॉडुलस इज नेगेटिव। मॉडुलस ऑफ एक्स का डेफिनेशन लिखे हुए हैं, इतना जहां मैं इसको इलोबरेट नहीं कर रहा हूं। मॉड ऑफ एक्स को आप जानते हैं, मन नहीं मान रहा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो उसको प्लस x लिखते हो, ये 11th में सीख चुके हो। और x की वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस x लिखते हो, यही लिखा है इन्होंने। ये मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन होता है, क्लास 11th के दूसरे चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, हो गया। अब ये दिखाना 1-1 नहीं है, तो 1-1 है कहां से? सोल्यूशन के तौर पर लेट fx1 बराबर fx2, और जो x1 x2 है मान लीजिए रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये रियल नंबर ना करके IR लिखा है, और इसका मतलब है कि नॉन निगेटिव रियल नंबर्स की बात कर रहा है, ये जो लिखा हुआ है साइन यहाँ पर। तो ये होते हैं, मैं इसको आपके सामने ऐसे दिखा रहा हूं, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक, तो x1 x2 बिलोंग्स टू नॉन निगेटिव रियल नंबर। ठीक, अब यहां पर मॉडुलस ऑफ x1 और मॉडुलस ऑफ x2 आ जाएगा। जानते ही जब मॉडुलस x1 x2 लिखते हो तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 लिखते हो। ये x1 x2 बराबर नहीं है, आप बात पकड़ पाए? तो x1 बराबर x2 होता तो ये 1-1 होता। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 है, तो नॉट ए 1-1 फंक्शन। इसको आप मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक, अब दूसरी बात देखिए, आप यहां पर आपको डब्बा दिखाऊं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अब इसमें भी सारे जो नंबर्स भरे हुए हैं वो मॉडुलस ऑफ एक्स देंगे, और यहां पर जो वैल्यू दिख रही है वो भी आपको x है और ये y है। अब यहां पर ये मेरे ख्याल से रियल नंबर ही लिखा हुआ है, ये ठीक से लिखा नहीं है, ये इसको आर ही समझ लो बेटा। अब यहां ये आर ही समझ लो, नॉन निगेटिव वाली बात छोड़ देते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर रियल नंबर भरे हुए हैं, यहां भी रियल नंबर भरे हुए हैं। जब आप मॉड ऑफ एक्स लगाओगे तो यहां पर सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, किसी का आंसर -2 नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसका रिजल्ट रेंज नंबर पड़ा है, लेकिन इसका प्री इमेज आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मॉडुलस क्या प्रोड्यूस करता है आपको? 0 या पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर तो प्रोड्यूस नहीं करता। तो x की कोई भी वैल्यू डालोगे तो या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा।
निगेटिव नहीं आएगा। तो जितने निगेटिव हैं वो सारे छूट जाएंगे आपके, ठीक। तो यही बात यहां अगर आप लेके चलें तो आप लिख सकते हैं रेंज ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। इसकी रेंज की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जीरो इंक्लूड करेंगे तो लेना होगा हमें, तो x, हाँ ऑल नॉन निगेटिव, बिल्कुल ठीक लिखा, रेंज ऑफ मॉडुलस ऑफ x ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, दैट इज, आप बात शुरू करें तो जीरो से लेके इंफिनिटी, एंड जो जीरो से लेके इंफिनिटी है वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करती, डज नॉट इक्वल टू रियल नंबर। तो ये कोडोमेन ऑफ एफ है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ आर लिख देता हूं, क्योंकि रियल नंबर में तो क्या है, सारे रियल नंबर भरे हैं। तो यहां पर हमेशा आप y इज इक्वल टू एक्स वाली चीज ना लगाइएगा, नहीं कॉम्प्लिकेसी हो जाएगी। हो सब जाएगा लेकिन सोचना बहुत पड़ेगा। जैसे आप y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x लिखेंगे, x को हटाएंगे तो x बराबर प्लस माइनस y मिलेगा। फिर दो केसेस बनाएंगे, आपको पल्ले पड़ रहा है क्या बोल रहा हूं यहां पर जैसे y इन टर्म्स ऑफ x लिखते थे ना, तो आप अगर मॉडुलस ऑफ x ट्रीट करेंगे तो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y लिखना चाहेंगे तो फिर इसको जब मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस x लिखेंगे, x की वैल्यू एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे निकालेंगे आप। तो ये ज्यादा यहां पर दिमाग खर्चा और कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो ये सिचुएशन आपको दिख रही है कि इसमें रियल नंबर भरे हुए हैं, जो निगेटिव नंबर हैं उनका प्री इमेज यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इतना आप लिख देंगे, जो मैंने लिखा इतना ना लिख के इतना भी लिख देंगे तो भी 100% आपका करेक्ट है। कोई भी निगेटिव नंबर ले लीजिए, उसका यहां प्री इमेज है ही नहीं, क्योंकि जो वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव निकलेगी। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन में तो प्लस माइनस सारे नंबर हैं और रेंज में आपने समझा प्लस ही प्लस हैं। इसको भी नोट कर सकते हैं, फिर अगली बात की बात करते हैं। यहां कहीं रोक लेते हैं इसको, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, तो अगली बात देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो 2022 में आया हुआ है, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। बोल रहा है कि द फंक्शन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव 1 वगैरह वगैरह, यानी 1 और ऑन टू हमको देखना है। तो 1 फंक्शन हम देखने की बात करें अगर, तो नाउ f1 वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, f है हमारा ऑड नंबर, तो ये कंडीशन लगाओगे, यानी n+1/2 यानी 1+1/2 विच इज इक्वल टू 1। और इसी जगह अब f की जगह हम 2 ले लें, तो ये इवन नंबर है तो 2/2 आ जाए, एक बार लिख दूं n/2 विच इज इक्वल टू 2/2 अगेन 1। तो आप देख रहे हैं 1 2 का इमेज 1 आ गया है। तो ये ऑन टू फंक्शन कहां है, नॉट ए यूनिक प्री इमेजेस, मतलब समझ गए आप। तो यहां पर इसका मतलब है नॉट ए ऑन, इतना सब ना लिख के मैं ऑन टू लिख रहा हूं। देखिए 1 लिखना चाहिए, अरे हटो, ये 1 फंक्शन नहीं है। बात आपके पकड़ में आ गई होगी। अब क्या है कि ये हमारा ऑन टू है कि नहीं, तो ये f इज ऑन टू फंक्शन। क्यों ऑन टू फंक्शन है, यहां पर ऑन टू फंक्शन इसलिए है कि कोई भी वैल्यू यहां पुट करेंगे उसके लिए x आपको प्राप्त हो जाएगा। दिस इज y ना, x की वैल्यू y इज इक्वल टू n की जगह समझ लीजिए x लिखा हुआ है, तो या तो x+1/2 है या x/2 है। तो इवन ऑड कुछ भी पुट करेंगे x इवन, तो इसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे y निकाल के आपको दे ही देगा, कहीं से कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो फॉर एवरी y देयर इज एन x अवेलेबल, ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी y देयर इज एन
x अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि ये आपका ऑन टू फंक्शन है। इसके हिसाब से क्या ऑप्शन बना आपका? ऑप्शन इज सी, कि ये ऑन टू फंक्शन है लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से सवाल हो जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे, जो कि मेरे ख्याल से अंतिम सवाल होगा। नोट कर लिया होगा अब तक आपने। तो ये अगली बात देखते हैं, जिस मैंने इस तरह के सवाल कराए हैं कि आप इन सवालों को ठीक से कर लेंगे तो सारी बात समझ जाएंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और देखिए यहां पर जो एक सेट दिया ए और बी, उसको डिफाइंड कैसे किया है। यहां पर इसको देखिए ए लिख रहे हैं, इसको बी लिख रहे हैं। ए में डेफिनेशन है आर में से 2 हटा के बाकी नंबर्स, रियल नंबर में से 1 हटा के बाकी नंबर्स, ये ए बी डिफाइंड है। और ये फंक्शन ए टू बी है। ये एफ एक्स लिख देता हूं, ठीक, बात समझ गए। उसका डेफिनेशन ये दिया, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, शो दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। ये शो करना है कि एफ हमारा 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। तो 1 1 के लिए फॉर 1 1 फंक्शन, तो 1 1 के लिए हम लेट कर लेते हैं x1 fx1 बराबर fx2। अब आप लिख दीजिएगा कि x1 x2 जो है इसको बिलोंग कर रहा है, ऐसे करके इसको बिलोंग कर रहा है r माइनस 2, मैं नहीं लिख रहा हूं, लिख दो भाई x1 x2 बिलोंग्स टू सेट a, ठीक। तो fx1 का मतलब हो गया x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2, और यहां हो गया x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहां से अगर x1 बराबर x2 हम निकाल लेंगे तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस 2 बराबर x2 माइनस 1 एंड x2 माइनस 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2, x2 का ये मेरे ख्याल से ठीक ही लिख रहे हैं, ये x2 माइनस 1, ये x1 माइनस 2 है। तो ये हुआ x2 x1 माइनस 2x2 माइनस x1 प्लस 2। अब यहां से देखिए ये 2 से 2 कट गया, x1 x2 x1 x2 कट गया, और क्या वैल्यू रही यहां पर? ये रही माइनस 2x1 माइनस x2 बराबर माइनस 2x2 माइनस x1। तो माइनस 2x2 में इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो माइनस 2x1 प्लस x1 बराबर माइनस 2x2 प्लस x2, माइनस x1 बराबर माइनस x2। तो यहां से वैल्यू क्या दिख गई आपकी? यहां से दिख गई x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज 1 1। fx1 बराबर fx2 से x1 बराबर x2 आप प्रूफ कर ले गए हैं। तो फंक्शन कैसा बन गया है? 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू का जिक्र करेंगे तो मैं अगले स्लाइड पे लाता हूं, जिसे आपको जब ये प्रेजेंटेशन दिया जाए तो साफ सुथरा नजर आए। तो इसको यहां ले आते हैं, फॉर ऑन टू इधर से चालू करते हैं। फॉर ऑन टू फंक्शन, हमें जो फंक्शन की वैल्यू दी थी वो थी एफ एक्स बराबर x1 माइनस एक्स माइनस 2। एफ एक्स का मतलब होता है y। अब हम क्या करेंगे? x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, x एक तरफ, y का सारा तिकड़म एक तरफ। तो देखिए यहां y इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, यहां हो जाएगा x माइनस 1, और वाई एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। वाई एक्स को इधर ले जाओगे, 1 को इधर, तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स। 1 माइनस 2y, एक्स कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2y 1 माइनस वाई। ऊपर नीचे माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2y माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1। ये x की वैल्यू आ गई बेटा।
तो x इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। अब हम देखेंगे कि सभी y के लिए x अवेलेबल है कि नहीं। तो y बराबर 1 के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन y बराबर 1 को तो इन्होंने पहले ही बाहर कर दिया था कि 1 इसके अंदर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर ऑल y या फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y except y is equal to 1, there is a pre-image available। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज therefore फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। भाई हर y के लिए x अवेलेबल है, तो ये फंक्शन हो गया ऑन टू फंक्शन। 1 पहले ही प्रूफ कर दिया था, ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। मैं हट जाता हूं, नोट कर लीजिए, सवाल खत्म हो चुका है। तो ऑन टू के लिए इस तरीके से आप ऑन टू फंक्शन निकाल पाएंगे। पहले वाला भी नोट कर लें आप, शायद मैंने आपको समय नहीं दिया था उस समय। तो ये इस तरीके से नोट हो गया। देखिए ये इसका सेकेंड पार्ट था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वन शॉट बड़ी मेहनत से और दिमाग लड़ा के बना रहा हूं कि बहुत कम समय में आपका ट्रेमेंडस बेनिफिट हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और बेटा अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे उसे एक अच्छा कंटेंट मिले, मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे और अच्छी मेहनत करनी है और अच्छे वीडियो आपके लिए लाके देने हैं। आपकी तरफ से अरविंद सर को ये गुरु दक्षिणा होगी, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा होगा। ये वन शॉट वीडियो औरों से इसलिए लगते बेटा क्योंकि सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए, जीरो टू हीरो। किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ अगर नहीं आता था तो भी इससे समझ लेगा। बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंचेगा उसका। प्योर टीचिंग थी, कोई बीच में फालतू टॉक्स नहीं की कि दाएं बाएं की बात करके आपको फंसाने की कोशिश करें। टाइम नहीं वेस्ट किया आपका। ये भी एक सहूलियत दे रहा हूं कि इसका प्रेजेंटेशन बच्चे बोलते हैं वो भी आपको दूंगा मैं, जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले। और वो लेने के लिए आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल से इसका प्रेजेंटेशन PDF ले सकते हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके देख लीजिए। जो सुटेबल कोर्स लेके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो कोर्सेज इस लायक हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट विशेस।